वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अधिगम एवं शिक्षण प्रक्रिया, जो थर्ड पेपर है बीएड और शिक्षा शास्त्री का। उसके अंतर्गत फ्लेंडर का अंतःक्रिया विश्लेषण प्रतिमान। नेड ए फ्लेंडर ने 1960 में कक्षा के शाब्दिक व्यवहार पर आधारित एक विशिष्ट प्रणाली विकसित की, जो कक्षा के अंतर्गत होने वाली विभिन्न घटनाओं का निरीक्षण क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक ढंग से इनका अध्ययन करती है तथा फ्लेंडर द्वारा विकसित प्रणाली में शिक्षण के समय शिक्षक अनेक क्रिया करता है, जिसे कक्षा व्यवहार कहा गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अंतःक्रियाएं होती है तथा इनका क्रमबद्ध निरीक्षण व विश्लेषण किया जाता है। उसे ही शिक्षक की अंतःक्रिया प्रणाली कहते हैं। अर्थात जो फ्लेंडर है, उन्होंने पूर्ण रूप से शिक्षक का कक्षा के अंतर्गत जो व्यवहार होता है उसके आधार पर ही अंतःक्रिया प्रणाली का निर्माण किया और इसी आधार पर अध्यापक के छात्रों के समक्ष कक्षा के अंतर्गत कैसा व्यवहार होता है उसका निरूपण किया। जो डीजी रॉयन है, उनका कहना है कि शिक्षक व्यवहार के सिद्धांत की स्वतः सिद्ध परिकल्पना यह है कि शिक्षक व्यवहार का मापन किया जा सकता है और शिक्षक व्यवहार के मापन की प्रविधियों को ही अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली कहते हैं। अतः अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली शोधात्मक होने के कारण यह कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं अर्थात क्रियाओं का वैज्ञानिक एवं क्रमबद्ध अध्ययन है। इन्होंने शिक्षक व विद्यार्थी व्यवहारों को 10 वर्गों में बांटा है। इनके अनुसार शिक्षक कक्षा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के व्यवहार करता है और विभिन्न प्रकार के व्यवहारों को ही इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। अब जो फ्लेंडर हैं, उन्होंने इन शिक्षक व विद्यार्थी के व्यवहारों को पूर्ण रूप से 10 वर्गों में बांटा है। तो उन 10 वर्गों में भी जो 7 वर्ग हैं वो शिक्षक वार्ता के हैं, 2 वर्ग हैं वो विद्यार्थी वार्ता के हैं और जो तीसरा एक वर्ग है वो कक्षा के अंतर्गत मौन, चुप्पी या अव्यवस्था के वर्ग के अंतर्गत उसको शामिल किया है। अर्थात फ्लेंडर ने सबसे पहले 7 वर्गों में शिक्षक द्वारा की गई वार्ता शामिल की है, फिर अगले 2 वर्गों में विद्यार्थियों द्वारा की गई वार्ताओं को शामिल किया गया है और अंतिम 10वें वर्ग में कक्षा में चुप्पी के छोटे दौर, शोर और अव्यवस्था की स्थिति को शामिल किया गया है। जो शिक्षक वार्ता है उसको भी फ्लेंडर ने 2 भागों में विभाजित किया गया है, अप्रत्यक्ष वार्ता और प्रत्यक्ष वार्ता। जो अप्रत्यक्ष वार्ता हैं उसके अंतर्गत उनको भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो उनमें पहला है भावनाएं स्वीकृत करना, अर्थात जब अध्यापक कक्षा के अंतर्गत जाता है तो स्वयं भी यह महसूस करता है कि विद्यार्थी के द्वारा प्रदर्शित भावनाओं के लिए विद्यार्थी को उनकी भावनाओं को स्वीकृत करना चाहिए। दूसरा है कि प्रशंसा या प्रोत्साहन देना चाहिए, अर्थात अध्यापक को समय समय पर छात्रों की क्रियाओं के लिए प्रशंसा करते हुए उत्तम, अच्छा, बहुत अच्छा आदि कहना चाहिए। इसके अलावा उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरा जो अप्रत्यक्ष वार्ता में है वो है विचारों को स्वीकृत या प्रयोग करना, अर्थात इस वर्ग में विद्यार्थी के केवल विचारों को ही स्वीकृत किया जाता है, क्योंकि इसमें शिक्षक अपनी शैली में छात्रों को दोबारा समझा सकता है और कह सकता है कि मैं समझ गया हूँ या तुम्हारा कहने का क्या अर्थ है आदि ये बातें शामिल होती है। अर्थात अध्यापक विद्यार्थी के विचारों को स्वीकृत
करता है। जो चौथा है अप्रत्यक्ष वार्ता के अंतर्गत, वो है प्रश्न पूछना। इसमें केवल प्रश्नों को पूछना ही शामिल होता है, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछने के बाद अध्यापक को उत्तर ज़रूर मिलना चाहिए। कई बार अध्यापक प्रश्न का जब उत्तर नहीं मिलता तो भी वो अपना व्याख्यान जारी रखता है, तो इस प्रकार के वर्गों को इसमें नोट नहीं किया जाता। इसके अंतर्गत उन्हें ही लिया जाता है जिसमें कि अध्यापक प्रश्न पूछता है, छात्र उसका उत्तर देते हैं। अब देखते हैं कि प्रत्यक्ष वार्ता को भी जो फ्लेंडर हैं उन्होंने 3 वर्गों में बांटा है। अर्थात पहला है व्याख्यान देना, तो यह एक प्रकार से शाब्दिक अंत्यक्रिया है और इसका प्रयोग सूचना देने के लिए या विचारों से अवगत कराने के लिए किया जाता है। जब शिक्षक कुछ समझा रहा होता है, विचार विमर्श कर रहा होता है या सूचनाएं देता रहता है, तो इस वर्ग में इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात जब अध्यापक छात्रों को अपनी विषय वस्तु को व्याख्यान द्वारा समझाता है या कोई भाषण के द्वारा उनको समझाया जाता है, वो इस वर्ग के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जो छठा है उसमें है निर्देश देना। अर्थात अध्यापक के द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा में कुछ करने के लिए कहना निर्देश देना ही कहलाता है और इसी वर्ग में उसे शामिल किया जाता है। जैसे सभी विद्यार्थी ध्यान दें या सभी विद्यार्थी अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार लें, ये सभी बातें इसके निर्देश के अंतर्गत आती हैं। तो इस निर्देश को जो प्रत्यक्ष वार्ता है उसके वर्ग में रखा गया है। प्रत्यक्ष वार्ता के अंतर्गत ही जो 7वां वर्ग है अध्यापक वार्ता में, वो आलोचना या प्रश्न पोषण प्रदान करना। इसके अंतर्गत जब शिक्षक विद्यार्थियों को कहता है कि तुम लोगों ने इतने मूर्खतापूर्ण प्रश्न क्यों किए, या तुम्हें बोलने की तमीज़ नहीं है, या तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने ऐसा क्यों किया, ये सभी बातें इस प्रत्यक्ष वार्ता के अंतर्गत आती है। अर्थात अध्यापक और छात्र आपस में एक दूसरे से वार्ता करते हैं, वो इसके अंतर्गत आती है। अब फ्लेंडर ने जो दूसरा वर्ग है उसमें शामिल किया गया है विद्यार्थी वार्ता। विद्यार्थी वार्ता को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसके अंतर्गत 8वां वर्ग मानते हैं हम इसे शिक्षक को प्रत्युत्तर देना। इसमें शिक्षक की वार्ता के प्रत्युत्तर में विद्यार्थी की वार्ता को शामिल किया जाता है। इसमें शिक्षक संपर्क की पहल करता है और वह विद्यार्थियों से हर संभव प्रयास करता है कि उसके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का प्रति उत्तर मिले। जो विद्यार्थी वार्ता के अंतर्गत दूसरा इसका वर्ग है, अर्थात जो 9वां पॉइंट है इसके अंतर्गत, वो है विद्यार्थी द्वारा वार्ता में पहल। अर्थात इसमें विद्यार्थी वार्ता के लिए पहल करता है, अपने विचारों को प्रस्तुत करता है और नए विषय की शुरुआत करता है। अर्थात उसे अपना दृष्टिकोण विकसित करने की स्वतंत्रता दी जाती है। इस आधार पर जो 9 वर्ग हैं वो शिक्षक और विद्यार्थी वार्ता के हैं। अब जो 10वां वर्ग है वो है कक्षा में मौन या अव्यवस्था। अर्थात मौन या अव्यवस्था जिसमें कि थोड़े समय के लिए कक्षा में मौन एकदम चुप्पी छा जाती है और अव्यवस्था हो जाती है, जिसमें कि कुछ आदान प्रदान का कुछ समझ नहीं आता। आपस में अध्यापक कुछ कहना चाहता है, छात्र नहीं सुन पाते, छात्र कुछ कहना चाहता है तो अध्यापक नहीं सुन सकता। तो इस चीज़ को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि फ्लेंडर की अंत्यक्रिया प्रणाली है, इसके ये 10 वर्ग हैं, जिसमें शिक्षक वार्ता, उसमें जो 7 वर्ग हैं, विद्यार्थी वार्ता में 2 वर्ग हैं और कक्षा में मौन या अव्यवस्था, ये इसका 10वां वर्ग है। अब हम देखते हैं कि शिक्षण की यह अंत्यक्रिया प्रणाली किस प्रकार से चलती है।
तो इस के अंतर्गत शिक्षक शिक्षण विधि का प्रयोग करने के लिए कक्षा में इस प्रकार से बैठता है, साथ में एक प्रेक्षक को भी लेता है जो कि उनका निरीक्षण कर सके, और वो इस तरीके से बैठता है कि उसे सभी विद्यार्थी या प्रतिभागी दिखाई देते रहें, उनकी आवाज़ सुनाई देती रहे। इस विधि में प्रत्येक 3 सेकंड के पश्चात शिक्षक और विद्यार्थी की क्रियाओं को बताए गए 10 वर्गों में से संबंधित वर्ग के संदर्भ में नोट किया जाता है, अर्थात प्रत्येक 3 सेकंड की समाप्ति पर प्रेक्षक यह निश्चित करता रहता है कि शिक्षक या छात्र का व्यवहार कौन से वर्ग से संबंधित है। उस वर्ग का क्रमांक शिक्षक अपनी आंकड़ों वाली सीट पर लिख लेता है। इस प्रकार हर 20 से 25 प्रेक्षणों को नोट किया जाता है। इस सारी प्रेक्षण प्रक्रिया में वर्गों के क्रमांक ही नोट करने होते हैं। जब प्रेक्षण समाप्त हो जाता है तो प्रेक्षक उन वर्गों के आंकड़ों के आधार पर व्यवहारों का पूरा विवरण तैयार करता रहता है। इन सारी प्रेक्षण प्रक्रियाओं में वर्गों के क्रमांक लिखने को एनकोडिंग कहते हैं और इन वर्गों के आधार पर व्यवहारों के विवरण लिखने को डिकोडिंग कहते हैं। कक्षा में प्रेक्षणों को वर्गों के क्रमांक मौखिक रूप से याद करने रहते हैं। इस प्रकार से आज हमने फ्लेंडर की अंत्यक्रिया विश्लेषण प्रणाली का अध्ययन किया। सो थैंक यू।